to discuss global minimum corporate tax, right? So in context of economics, from the perspective of national and international importance, this topic is going to very important, and this has been proposed in recent conducted G7 summit. And if time allows us, we will discuss further another project which is known as Build Back Better World project, which is also proposed in this summit. So overall in this class, we are going to discuss these two projects in detail, right? And if time allows, then we will discuss other parts of G7 summit and other outcomes of G7 summit also. First of all, we have to focus on these two very important initiatives which is taken by this recently conducted G7 summit. So first of all, let me give you a basic detail about G7, that what is G7, right? So G7 is nothing, it is group of 7 countries. It is group of 7 countries. कौन कौन से यहाँ पर ये 7 देश इसमें आते हैं बेसिकली G7 की कैटेगरी में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको पता है तो। सबसे बड़ा इसमें जो ब्लॉक आता है उसमें सबसे पहले यूएस है, सेकंड में इसका यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम है, फिर उसके बाद इस ब्लॉक में अगला जो कंट्री आता है वो आता है अपना इटली। इटली के बाद नेक्स्ट कंट्री आता है इसमें यूएस यूके के बाद, फिर अपना आता है कनाडा, ठीक है। कनाडा के बाद फिर इसमें आता है अपना फ्रांस, राइट, फ्रांस आता है इसमें, फिर इसमें आता है अपना जर्मनी। 6 ये कंट्री हो गए अपना। 7वां कंट्री कौन बताएगा? आप में से कोई कमेंट करना चाहेगा कि 7th कंट्री कौन सा है इस G7 ब्लॉक में? एनीवन? Which is the 7th country in this G7 block? India? No, India is not in this group. So 7वां जो कंट्री है इस ग्रुप में वो आता है अपना जापान। तो इन 7 देशों के ग्रुप को बेसिकली हम लोग कहते हैं G7 ग्रुप। तो इन्हीं G7 ग्रुप की मीटिंग होती है बेसिकली हर साल, एनुअल समिट होता है बेसिकली हर साल, जिसमें इन कंट्रीज के जो हाईएस्ट ऑफिशियल होते हैं आपके, बेसिकली जो हाईएस्ट रूलिंग अथॉरिटी होती है, वो इसमें पार्टिसिपेट करती है। आइदर वो प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, प्रेसिडेंट हो सकते हैं, बट ये हाईएस्ट ऑर्डर की मीटिंग है और अपने अपने देश से प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट इस समिट में आकर के हिस्सा लेते हैं बेसिकली। तो इस बार की जो G7 समिट हुई उसमें भी ये 7 देश हर बार की तरह प्रेजेंट रहे। ये 7 देश दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट देशों में से एक है। अगर आप लोग जानेंगे कि दुनिया में जितना भी जीडीपी है अपना, वर्ल्ड की जितनी भी टोटल जीडीपी है, उस वर्ल्ड की टोटल जीडीपी का 40% ये कंट्रीज केवल अकेले कवर करती हैं। यानी कि इस ग्लोब पे सबसे रिचेस्ट कंट्री की कैटेगरी में अगर आप किन्हीं कंट्रीज को क्लासिफाई करेंगे तो उसमें ये 7 कंट्रीज उस टॉप 10 की लिस्ट में जरूर आएंगे। चाइना भी है उस लिस्ट में, इंडिया भी है उस लिस्ट में जो जीडीपी में एक्सेसिवली कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन ये चाइना और इंडिया इस ग्रुप का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। इन चाइना और इंडिया को हटाने के बावजूद भी ये 7 देश दुनिया का 40% जीडीपी अकेले अपने दम पर कवर करते हैं। जीडीपी के साथ साथ अगर पॉपुलेशन के टर्म्स में इनका क्या स्ट्रेंथ है तो ये कंट्रीज आपका पूरे वर्ल्ड का 10% बेसिकली यहाँ पर आपका पॉपुलेशन शेयर करते हैं, और इस वजह से ये बन जाते हैं हाईली सिग्निफिकेंट नेशन इन एवरी पर्सपेक्टिव, राइट। अब देखो इस बार जो G7 की समिट हुई, इस बार G7 की आपकी ये 47th G समिट की मीटिंग थी, G7 समिट की मीटिंग थी बेसिकली। और कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो ये मीटिंग हुई कहाँ पे? तो ये मीटिंग हुई बेसिकली एक रिजॉर्ट है। इस रिजॉर्ट का नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि इस रिजॉर्ट के नाम से इस बार एक डिक्लेरेशन साइन की गई है, जिस डिक्लेरेशन का नाम है कार्बिस बे डिक्लेरेशन, जिसके तहत इस डिक्लेरेशन में अनाउंस किया गया है कि ये 7 देश पूरी दुनिया को 1 बिलियन वैक्सीन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डोनेट करेंगे बेसिकली पुअर कंट्रीज को, और इसी डिक्लेरेशन का नाम है कार्बिस बे डिक्लेरेशन। तो एक्चुअली इसी रिजॉर्ट में ये मीटिंग हुई है। ये रिजॉर्ट पड़ता है आपका साउथ लंदन में, और ये आपका लंदन पड़ता है यूनाइटेड किंगडम में। तो इस बार इस मीटिंग को जिस कंट्री ने होस्ट किया है इन 7 देशों में से वो यूके है। इन्हीं 7 देशों में रोटेट होता रहता है आपका ये होस्टिंग रीजन। तो अगला जो जी समिट होने वाला है यानी कि अपना 2020
8 में जो जी समिट होगा, ये जी समिट बेसिकली होगा 2022 में जर्मनी में, ठीक है। और इस बार का जो G7 समिट हुआ है, ये हुआ है अपना बेसिकली लंदन में। तो इस G7 समिट के इस बार कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम्स निकले हैं। उसी आउटकम्स में से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम है अपना ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, राइट। ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। और आप इस टॉपिक को समझने के बाद समझेंगे कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स अभी भी वर्ल्ड का ग्लोबल पुलिसमैन का जो उसे टाइटल दिया जाता है वो राइटली दिया जाता है, और कैसे वो फिर से पूरी दुनिया के लिए वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने के लिए G7 ग्रुप की सहायता से वो इसका प्रपोजल लेकर के आया है, और ये कैसे पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट डालेगा, इसी को समझना हमारा यहाँ पर बेसिकली मेन पर्पस है। इस बार G7 की समिट में ये 7 देश तो थे ही थे। इन 7 देशों के सिवा इस बार की मीटिंग में 4 आपके गेस्ट कंट्रीज भी थे। 4 आपके गेस्ट कंट्रीज भी थे जो इस बार शामिल हुए। उन 4 गेस्ट कंट्रीज में बेसिकली इंडिया तो है ही है, पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने फिजिकली पार्टिसिपेट नहीं किया। वहां पे फिजिकली ये प्रेजेंट नहीं थे, क्योंकि इनका कहना था कि इंडिया में वायरस की प्रॉब्लम से निपटने में एक्चुअली ये काम कर रहे हैं, तो ये प्रेजेंट नहीं थे। लेकिन इंडिया के सिवा जो बाकी गेस्ट मेंबर्स थे, उसमें साउथ कोरिया आता है अपना, फिर उसके बाद अपना ऑस्ट्रेलिया आता है, और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर आपका स्कॉट मॉरिसन शामिल हुए थे। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका आता है अपना, इनकी तरफ से सिरिल रामफोसा ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था बेसिकली। तो इन 4 देशों को मिला करके और ये G7 ग्रुप को मिला करके ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इस बार 11 देशों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया इस मीटिंग में, और बहुत सारी चीजों के अराउंड वर्ल्ड में ऑर्डर को किस तरीके से सेट करना है, क्या रूल्स होने चाहिए इंटरनेशनल ऑर्डर में, और क्या यहाँ पर एक्शंस लेने पड़ेंगे अगले 1 सालों के दौरान, उस पर इन 11 देशों के द्वारा चर्चा की गई। और उसी के आउटकम को अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में, जो कि इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से ये हाईली इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। क्या है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, उसको मैं समझाता हूं, लेकिन उसको समझाने से पहले आपको मुझे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से अवगत कराना पड़ेगा, ठीक है। और आप अब यहाँ पे अपना अटेंशन आप पूरी तरीके से मुझे देंगे, क्योंकि अगर आप बीच में ब्रेक करके गए तो आपका सारा कॉन्सेप्ट यहीं रह जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो आई होप योर अटेंशन इज विथ मी। सो अब देखो, इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। MNC, जिसको अपन लोग कहते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ठीक है। MNC विच इज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, राइट। अब इनको मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ऐसी प्रकार के कॉरपोरेट्स होते हैं, ऐसी प्रकार की कंपनीज होती हैं जिनके ब्रांचेस या जिनका सेटअप केवल एक सिंगल नेशन में नहीं होता, इनका सेटअप मल्टी नेशंस में होता है। इस वजह से इनको कहा जाता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। अब ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो होती हैं, ये क्या करती हैं, ये अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए बेसिकली, ये अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ये अपने ब्रांचेस या ये अपना रजिस्ट्रेशन जानबूझ के उन कंट्रीज में करती हैं जिन कंट्रीज में टैक्स जो है वो ना के बराबर लगता है। इन कंट्रीज को हम लोग कहते हैं टैक्स हेवन कंट्रीज। टैक्स हेवन कंट्रीज में एग्जांपल में अगर मैं आप दूं तो इसमें आप मॉरिशियस को काउंट कर सकते हैं, इसमें आप सिंगापुर को काउंट कर सकते हैं, इसमें आप भाई पनामा को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। केमन आइलैंड्स को काउंट कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स और भी हैं कई सारे, जहां पे क्या करती हैं कि जानबूझ करके कंपनियां जाती हैं और यहाँ पे इन कंट्रीज में जाकर के अपने आप को रजिस्टर कराती हैं। एक्चुअली उनको जहां ऑपरेट करना है, सपोज इंडिया में कोई कंपनी को लगाना है, तो वो कंपनी इंडिया डायरेक्ट नहीं आएगी, वो मॉरिशियस होते हुए, सिंगापुर होते हुए, पनामा होते हुए, केमन आइलैंड होते हुए इंडिया में आने की कोशिश करती है। क्यों आने की कोशिश करती है, उसका लॉजिक अभी हमें समझ में आएगा। लेकिन जब मल्टीनेशनल कंपनीज प्रॉफिट ज्यादा कमाने के लिए अपने आप को स्टैब्लिश करती हैं टैक्स हेवन कंट्रीज में, तो इस प्रोसेस को बेसिकली यहां पर क्या कहा जाता है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है बेस एरोजन, या फिर इसी प्रोसेस को कहा जाता है प्रॉफिट शिफ्टिंग। बेस एरोजन कहा जाता है या इसी प्रोसेस को कहा जाता है प्रॉफिट शिफ्टिंग।
अब ये बेस इरोजन क्या है और प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या है, टैक्स हेवन कंट्री क्या है, कैसे ये अपना प्रॉफिट बढ़ाती है, हमें कुछ नहीं समझ में आया होगा अभी। तो अब इसी टॉपिक को हम लोग डिटेल में समझते हैं कैसे। तो देखो, देश अपने बीच में आपस में ट्रेड को आसान बनाने के लिए अक्सर कुछ ट्रीटी साइन किया करते हैं। उसी में से एक प्रकार का ट्रीटी है, इस ट्रीटी को अपन लोग कहते हैं डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट को कहते हैं अपन लोग डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। क्या चीज है भाई ये, समझो जरा सा। सपोज करो एक इंडिया की कंपनी है इन्फोसिस, ठीक, और एक अपनी यूएस यूएसए की कंपनी है, चलो मैं मान लेता हूं यहां पर यूएसए की कंपनी है, मान लो कुछ भी एग्जांपल ले लो, एक्स वाई जेड, सपोज करो माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। सो अब यहां पर इन्फोसिस जो है, इस इन्फोसिस का हेडक्वार्टर कहां पे, इस इन्फोसिस का हेडक्वार्टर ऑब्वियसली इंडिया में है, बेंगलुरु में, राइट। और ये इन्फोसिस एज अ कंपनी रजिस्टर्ड कहाँ है, ये इन्फोसिस एज अ कंपनी रजिस्टर्ड इंडिया में है। तो ये हो गई इंडिया की अपनी लोकल कंपनी, ये हो गई इंडिया की अपनी डोमेस्टिक कंपनी। पर क्या एक इन्फोसिस एमएनसी है, यानी कि क्या इसके ब्रांचेस दुनिया में कई सारे देशों में, बिल्कुल कई सारे देशों में, है ना। जैसे इसका ब्रांच यूएसए में है एक, सपोज करो, ठीक है। अब क्या होता है कि इन्फोसिस दुनिया भर में ऑपरेट कर रही है, ठीक है। इन्फोसिस यहाँ यूएसए में भी है, इन्फोसिस इंडिया में भी है, और कई सारे कंट्री में भी हो सकती है, पर मैं दो का एग्जांपल केवल अभी यहाँ पे ले रहा हूं। अब सपोज करो इन्फोसिस की कुछ इनकम जनरेट हुई, इनकम जनरेट हुई, तो भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार को चाहिए टैक्स आपका, कंपनीज कॉर्पोरेट, जिस टैक्स को अपन लोग कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, और वो भारत सरकार के टैक्स कलेक्शन का वन ऑफ द लार्जेस्ट शेयर बनता है, जिसके माध्यम से सरकार का सबसे बड़ा रेवेन्यू जो है कॉर्पोरेट टैक्स के माध्यम से आता है आपका। तो भारत सरकार को चाहिए टैक्स। अब इस इन्फोसिस को टैक्स जो अप्लाई करेगी भारत सरकार, वो सबसे पहले किस पे अप्लाई करेगी, इस पे कि इंडिया में रह करके इसने जितनी भी सेल करी है, जो इसकी डोमेस्टिक इनकम है, जो इसने इंडिया में प्रोडक्ट बेच करके जो पैसा कमाया है, उस पैसे के ऊपर यहां पर सरकार एक निश्चित टैक्स परसेंटेज लगाएगी, एक निश्चित यहां पर टैक्स परसेंटेज इंपोज करने की कोशिश की जाएगी। फिर उसके बाद इन्फोसिस की दुनिया भर में भी तो और ब्रांच है, उस दुनिया भर के ब्रांचेस से यहां पर इन्फोसिस की कुछ प्रकार की फॉरेन इनकम जनरेट हो रही है। अब वो फॉरेन इनकम आ तो इन्फोसिस के पास ही रही है, और इन्फोसिस रजिस्टर्ड कहाँ है, इंडिया में। तो इस फॉरेन इनकम पे भी भारत सरकार एक प्रकार का टैक्स लगा देगी। इन दोनों को जोड़ करके, इन दोनों इनकम को जोड़ करके, मैं एक अलग अलग नहीं लगाऊंगा, इन दोनों इनकम को जोड़ करके एक निश्चित टैक्स परसेंटेज, जो भी कॉर्पोरेट टैक्स डिसाइडेड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वो इस इनकम पे भारत सरकार अप्लाई करेगी, और इन्फोसिस को ये टैक्स पे करना होगा, राइट। ऐसा ही होता है, आपका कॉर्पोरेट टैक्स ऐसे ही पे किया जाता है। अब सपोज करो यूएसए में गई इन्फोसिस, यूएसए में जो इन्फोसिस प्रेजेंट है, यूएसए कहता है इन्फोसिस से कि भाई तुम हमारी टेरिटरी में आकर के कुछ अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तुम हमारी टेरिटरी में आकर के बेसिकली ट्रेड कर रहे हो, और तुम हमारी टेरिटरी में हमारे लोगों को बेच करके कुछ अपना तुम इनकम यहां पर जनरेट कर रहे हो, कुछ अपना इनकम कमा रहे हो तुम। तो भाई इस इनकम पे हम तुमसे लेंगे टैक्स परसेंटेज, क्योंकि तुम हमारी कंट्री में रह करके, हमारी टेरिटरी में रह करके तुम यहाँ पे इनकम अर्न कर रहे हो, तो हमें टैक्स तुम्हें पे करना होगा। ऐसे ही बाकी देश कह रहे होंगे इन्फोसिस से, जहां जहां इन्फोसिस का ब्रांच है। तो अब इस पूरे प्रॉब्लम में, इस पूरे सिनेरियो में एक बात समझो आप, भारत सरकार ने इन्फोसिस से डोमेस्टिक इनकम पे तो टैक्स लिया ही लिया, साथ ही साथ जितनी भी फॉरेन इनकम है इन्फोसिस की, उस पर भी टैक्स ले लिया। तो फॉरेन इनकम पे यानी कि यूएसए के माध्यम से इन्फोसिस की जो इनकम हुई होगी, उस पर भी टैक्स लग गया, और यूएसए में इन्फोसिस की जो इनकम हुई, उस पर यूएसए ने भी टैक्स लगा दिया। तो क्या एक ही इनकम पे आप समझ पाए कि दो दो बार टैक्स लग गया? क्या आप इस बात से एग्री कर रहे हैं कि इन्फोसिस की एक सिंगल इनकम पे यहां पर दो दो टाइम टैक्स लगा दिया गया? एक यूएसए ने भी टैक्स लगा दिया उनकी इनकम पर, यूएसए में होने वाली इनकम पे, और भारत सरकार ने भी टैक्स लगा दिया, राइट। तो इज इट फेयर, इज इट फेयर? और क्या इस तरीके से अगर टैक्स लगेगा तो क्या कंपनीज एंकरेज हो पाएंगी बाहर निकलने के लिए, बाहर जाने के लिए, बाहर अपना ब्रांड सेटअप करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए?
अगर 30% टैक्स भारत सरकार लगा देती है, 35% टैक्स यूएसए लगा देती है, तो प्रॉफिट मार्जिन बचेगा ही क्या कंपनी का? और वो क्यों मोटिवेट होंगे फिर यहाँ पर? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप सभी को, डबल टैक्स का कॉन्सेप्ट? एवरीवन प्लीज रिप्लाई फास्ट. Is it clear to everyone that what is double tax here, right? So to avoid this and to encourage maximum trade, ताकि कंपनीज ज्यादा से ज्यादा अपने आप को एक्सपेंड कर पाए, ताकि कंपनीज अपने ब्रांचेस को एक्सपेंड कर पाए अदर कंट्रीज में, अदर नेशंस में, जिससे ट्रेड बढ़े, दो देशों के बीच में कॉर्पोरेशन बढ़े, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इसी डबल टैक्स को हटाने के लिए एक एग्रीमेंट बेसिकली लाया गया, जिस एग्रीमेंट का नाम क्या था? डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट. So now you at least understand that what is the purpose of this agreement. It is right. What is the purpose of this agreement? The purpose of this agreement is to eliminate this kind of double taxation system, which is responsible for huge losses of company, or which is responsible for discouraging the corporates to establish their branch in any other region. Right? This is the main purpose of this agreement. So now let's understand that what are the provisions of this agreement. तो डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट में क्या हिसाब किताब किया गया इस समस्या को सुलझाने के लिए, तो वो हिसाब किताब समझ लो अब जरा सा. तो यहां पर ये डिसाइड किया गया कि इन्फोसिस की जितनी भी डोमेस्टिक इनकम होगी भाई, उस जितनी भी डोमेस्टिक इनकम होगी और जितनी भी अपनी फॉरेन इनकम होगी, ठीक है, उस पे भारत सरकार टैक्स लेना चालू रखेगी. इस पे जो भी टैक्स परसेंटेज होगा, इस टैक्स परसेंटेज को भारत सरकार कंटिन्यू रखेगी यहां पर कलेक्ट करना यहां पर, ठीक है. और क्यों भारत सरकार ये दोनों तरह के टैक्स कलेक्ट करेगी? क्योंकि इन्फोसिस का ओरिजिन जो है ये इंडिया का है, इसलिए टैक्स कलेक्शन करने का अधिकार भारत सरकार के पास है. ओरिजिन का मतलब है कि इस कंपनी का ओरिजिनल हेडक्वार्टर और ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन ये आपका इंडिया का है. इस वजह से भारत सरकार का यहाँ पर राइट बन रहा है इन्फोसिस से ये दोनों तरह के टैक्स कलेक्ट करने का. यूएसए जो टैक्स कलेक्ट करती थी, यूएसए जो इन्फोसिस से यहाँ पर यूएसए वाली इनकम के ऊपर यहाँ पर जो टैक्स कलेक्ट करती थी, वो टैक्स कलेक्शन अब बंद हो जाएगा. ये टैक्स कलेक्शन अब यूएसए नहीं करेगा. केवल एक ही बार टैक्स लगेगा और वो टैक्स लगाएगा भारत सरकार और वसूली करेगा भारत सरकार. तो यहां पर इस तरीके से जो दो बार टैक्स लग रहा था, उस प्रॉब्लम को यहां पे समाप्त कर दिया गया. और अब बताओ, कहीं पे इन्फोसिस से 2 बार टैक्स लिया जा रहा है इस प्रोसेस में क्या? अब कहीं पे 2 बार टैक्स लिया जा रहा है क्या? नहीं लिया जा रहा, राइट? डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. सेम इसी तरीके से बेसिकली अगर कोई कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट है, तो अगर इंडिया ने यूएसए के साथ कोई एग्रीमेंट साइन कर रखी है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कहाँ की है, इसका ओरिजिन बताओ कहाँ का है? इसका ओरिजिन है अपना यूएसए का, इसका ओरिजिन है यूएसए का. अब यूएसए को कैसे प्रॉफिट होगा वही समझो. इसका ओरिजिन है यूएसए का और इसका ओरिजिन है यूएसए का, रजिस्टर्ड भी है बेसिकली आपका प्रॉपर तरीके से यूएसए में. अब माइक्रोसॉफ्ट अगर इंडिया आती है और इंडिया में अपने ब्रांचेस एस्टेब्लिश करती है, तो इंडिया जो पहले इस पे माइक्रोसॉफ्ट पे टैक्स लगा रहा था, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के लगने के बाद क्या अब वो माइक्रोसॉफ्ट से टैक्स लेगी क्या? नहीं. तो माइक्रोसॉफ्ट से अब डोमेस्टिक इनकम यानी कि यूएसए में होने वाली इनकम के ऊपर और इंडिया में भी जो इनकी ब्रांच है उस पे भी जो आप टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार रहेगा, केवल और केवल वो किसके पास रहेगा? यूएसए की गवर्नमेंट के पास रहेगा. और इंडिया अब इनसे टैक्स नहीं वसूलेगी, ये केवल टैक्स यूएसए के द्वारा लिया जाएगा. तो इस तरीके से अब माइक्रोसॉफ्ट को 2 बार टैक्स नहीं देना पड़ रहा. दो देशों के बीच में इसी प्रकार के अरेंजमेंट का नाम है डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट. समझ में आया क्या? ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया कि व्हाट इज डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट? एवरीवन प्लीज रिप्लाई फास्ट. अगर ये समझ गए तभी आप आगे समझ पाएंगे. कोई डाउट है तो पूछिए. यूएसए को हुआ ना प्रॉफिट भाई. यूएसए को प्रॉफिट नहीं, यहाँ पर मेन है ट्रेड एनकरेज करना. और इंडिया को भी जो प्रॉफिट होता था, इंडिया ने भी तो अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर दिया. तो अब क्या होगा? कंपनी अपना मैक्सिमम ब्रांच लगाने के लिए एनकरेज होंगी.
दूसरी जगह पर जाने के लिए एंकरेज होंगी। और इंडिया में जब ये माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी आएगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो भाई लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो भैया अल्टीमेटली वो इनकम पे टैक्स लगेगा, तो वो टैक्स भारत सरकार के पास जाएगा, वो टैक्स भारत सरकार के पास जाएगा। पहले क्या था कि यूएसए भी टैक्स ले रहा था, इंडिया भी टैक्स ले रहा था माइक्रोसॉफ्ट से, जब तक ये एग्रीमेंट नहीं था। तो क्या होता था, माइक्रोसॉफ्ट का प्रॉफिट ही बहुत कम होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट या कोई और कंपनी क्यों कोशिश करेगी कहीं बाहर जाकर के अपने आप को एक्सपेंड करने की, अगर प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है तो। लेकिन जब ये टैक्स हटा दिया आपने तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। अब वो आके यहाँ पे सेट हुई, कंपनी लगाई, तो कंपनी लगाने के लिए उनको वर्कर तो चाहिए, काम तो करने के लिए लोग तो चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी। उन्होंने कंपनी लगाई, आसपास के एरिया में डेवलप हुई, उन्होंने कंपनी लगाई, 2000 लोगों को एम्प्लॉय किया, 2000 लोगों की इनकम आई कुछ, उस इनकम पे भारत सरकार अब टैक्स लगा रही है, उससे टैक्स वसूल रहा है, और इस तरीके से कंट्री में डेवलपमेंट आ रही है। डू यू अंडरस्टैंड द रैशनैलिटी, राइट? ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां इंडिया में आ सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडियन कंपनी बाहर पहुंच सके, और इस तरीके से ट्रेड बढ़ सके दो देशों के बीच में, दोनों देशों के बीच में। यहाँ पर कंपनी जो है वो एंकरेज हो एक दूसरे की मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, इस तरीके, इसलिए यहाँ पर डबल टैक्स हटाना जरूरी था, ताकि कंपनी को लगना चाहिए कि हाँ हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है अगर हम जाएंगे वहां पे। तो अगर दो दो बार टैक्स देना पड़ रहा है तो प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं है, फिर कंपनी आएंगी नहीं, फिर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे करेंगे, हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? और यूएसए के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा हमारी मार्केट में सस्ते दामों पे सामान बेचना। जब वो हमारी मार्केट में आकर के कंपनी लगाती है तो उनका कॉस्ट कम हो जाता है, फिर हमारी डोमेस्टिक मार्केट में वो अच्छे कम प्राइस पे ट्रेड कर पाती है, इस तरीके से वो ज्यादा फायदा कमा पाती है, कम प्राइस ज्यादा डिमांड। तो इस तरीके से डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है आपका बेसिकली। ठीक है, अब ये समझ गए, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट सभी को? अब यहां पर बात समझो जरा सा कि देखो, अब इंडिया ने यहां पर बेसिकली डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट कुछ 80 देशों के साथ आसपास साइन कर रखा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तब आपको आगे का चीजें समझने में दिक्कत नहीं होगी। इंडिया ने लगभग लगभग 80 देशों के साथ यहाँ पे डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन कर रखा है। उसमें मॉरिशियस जैसे देश भी हैं, सिंगापुर जैसे देश भी हैं। इनफैक्ट मॉरिशियस और सिंगापुर एफटीआई के सबसे बड़े सोर्स है इंडिया के लिए, जहां जहां से सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है इंडिया में। ठीक है, अब देखो देखो इस टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट का किस तरह मिसयूज किया जाता है, उसको आप समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स क्यों ला रहा है। सपोज करो सपोज करो मेरी कोई कंपनी है यूएसए में। ठीक है, यूएसए में कंपनी है, चलो सपोज करो मैं एक इन्वेस्टर हूं, और मैं जो यहाँ पर बेसिकली इन्वेस्टर हूं, मेरे को मेरे दिमाग में आइडिया आया कि भाई मैं बिजनेस करूंगा, और मैं सपोज कुछ ऐसी चीजों का बिजनेस करूंगा जो इंडियन मार्केट में बहुत पॉपुलर होगा। तो एज अ इन्वेस्टर मेरे को क्या दिमाग लगाना चाहिए, एज अ इन्वेस्टर मेरे को दिमाग लगाना चाहिए कि मैं जाऊं इंडिया, और इंडिया जाके कंपनी स्टैब्लिश कर दूं, यहाँ पे लगाऊं, और फिर यहाँ यहीं का कंपनी में बन जाऊं, ओरिजिन यहीं का मैं अपना डिफाइन करा लूं, यहीं पे मैं अपने आप को रजिस्टर करा लूं और ट्रेड करना चालू कर दूं बेसिकली। ठीक है, क्यों मैं यहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर करूंगा? क्योंकि यूएसए जैसे देशों में, अगर मैं यूएसए का इन्वेस्टर हूं, तो वहां पे मैंने देखा कि भाई 35% कॉर्पोरेट टैक्स है, और इंडिया में जाके मैं अपने आप को रजिस्टर कराता हूं तो भाई वहां पे केवल 22% कॉर्पोरेट टैक्स है, राइट? ठीक है, तो मेरे को टैक्स कम देना पड़ेगा, तो मैं अपना, अगर मेरे को बिजनेस इंडिया में ही करना है, इंडिया इंडिया ही मेरी मार्केट है, तो मैं क्यों नहीं वहीं पर जाके अपने आप को रजिस्टर कराऊंगा? कायदे से इन्वेस्टर को करना ये चाहिए था, बट इन्वेस्टर दिमाग लगाता है। इन्वेस्टर कहता है यार इंडिया में 22% कॉर्पोरेट टैक्स है, पर मॉरिशियस में तो केवल 2% कॉर्पोरेट टैक्स है, इन्होंने तो बहुत ही कम टैक्स रख रखा है। ठीक है, इन्होंने बहुत ही कम टैक्स रख रखा है। और फिर मैंने देखा कि इंडिया और मॉरिशियस के बीच में डीटीएए यानी कि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट नाम की भी चीज साइन हो रखी है, राइट? तो क्यों नहीं मैं मॉरिशियस में जाऊं, और मॉरिशियस में जाकर के यहां पे अपने आप को जाकर के रजिस्टर करूं, और यहां पे रजिस्टर करके अगर करता हूं मैं तो मेरा ओरिजिन बन जाएगा मॉरिशियस। और अब जो भी मेरी इनकम होगी इसके माध्यम से, मॉरिशियस के माध्यम से, फिर मैं जाऊंगा इंडिया,
और मॉरिशियस के माध्यम से इंडिया में जाके अब जब अपनी मैं ब्रांच सेटअप करूंगा तो अब मुझे टैक्स किसको देना होगा, डीटीए के हिसाब से, डोमेस्टिक इनकम पे भी, यानी कि मॉरिशियस में होने वाली इनकम पे भी और इंडिया में भी होने वाली इनकम पे भी। कितना परसेंट टैक्स मेरे को देना होगा, केवल 2%, और वो भी किसको देना होगा, मॉरिशियस को। तो इस तरीके से मॉरिशियस के रास्ते में इंडिया पहुंच गया और मैंने फायदा उठा लिया डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट का, और मैं बच गया। भारत में मैं ट्रेड भी कर पाया और 22% कॉर्पोरेट टैक्स देने से मैं बच गया। इस तरीके से मैंने इसमें लूप होल ढूंढा डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट में, और इस तरीके से मैं अपने आप को जाके रजिस्टर कराया मॉरिशियस में। मॉरिशियस इस लहजे से बन गया मेरे लिए टैक्स हेवन कंट्री। और जब मैंने मॉरिशियस में पहुंचा तो जब मैंने इतना कम टैक्स मेरे को पे करना पड़ा तो भैया फिर मेरी बढ़ गई प्रॉफिट, और प्रॉफिट के साथ साथ मैंने अपने आप को यूएसए में रजिस्टर नहीं किया, इंडिया में रजिस्टर नहीं किया, अपना बेस मैंने एस्टेब्लिश किया मॉरिशियस में। तो इसी को मैंने कहा बेस इरोजन, और इसी को यूटिलाइज करती हैं आपकी बहुत सारी एमएनसीज इस डीटीए का मिसयूज करने के लिए। और यही मैंने पहले स्लाइड में आपको समझाया कि कैसे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए जाती हैं टैक्स हेवन कंट्रीज में, और उसी प्रोसेस को कहते हैं बेस इरोजन या प्रॉफिट शिफ्टिंग टेक्निक। नाउ डू यू अंडरस्टैंड द लॉजिक? डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट दैट हाउ कंपनीज आर मिसयूजिंग this double tax avoidance agreement to register themselves in tax haven countries and to eliminate or to keep away the cost of taxation, right, by registering themselves in such tax haven countries. Do you understand this rationality, everyone? Please reply fast. ये बात समझ में आई सभी को? तो प्लीज रिप्लाई करेंगे सभी, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। समझ में आई बात, राइट? तो ये चक्कर पड़ जाता है आपका। अब आप पूछोगे ये कंट्रीज इतना कम टैक्स रखती क्यों है? भाई ये जरा सी देश है, ये बहुत छोटी सी देश है, और ये जरा सी देशों अगर ये ज्यादा टैक्स रखेंगे, ये 20-22% रखेंगे टैक्स, तो तुम ही मुझे बताओ फिर कंपनी डायरेक्ट इंडिया ना चली जाए? फिर ये मॉरिशियस क्यों जाएगी कंपनी? अगर ये 15 भी रख दें, अगर ये 18-20 भी रख दें, तो कंपनी जो है वो इतना इंकरेज नहीं होंगी। उनको लगेगा कि यार कौन 2-4% के डिफरेंस के लिए ये सारा तामझाम करे, क्यों ना उसी ओरिजिनल कंट्री में चला जाए जहां पे जाके हम इन्वेस्ट करें तो हमें कुछ और भी बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, तो 1-2-4% के चक्कर में कंपनी ऐसे रास्ते नहीं अपनाती। कंपनी ऐसे रास्ते तब अपनाती है जब कंपनी को ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन दिख रहा हो, और ऐसे में इस चैनल के माध्यम से अपने आप को चैनलाइज करके कंपनी आती है इंडिया की तरफ। इसलिए आप देखोगे कि इंडिया के लिए सबसे बड़ा एफडीआई का सोर्स कौन सा देश है आपका? मॉरिशियस जैसा देश, सिंगापुर जैसा देश। नाउ यू पीपल अंडरस्टैंड द लॉजिक दैट व्हाई इतने जरा जरा से देश इंडिया के लिए एफडीआई के बिगेस्ट सोर्स हैं। बात समझ में आई आपको? क्यों इंडिया के लिए एफडीआई के बिगेस्ट सोर्स हैं? ये लॉजिक और रैशनैलिटी समझ में आया? क्योंकि इसी रास्ते के माध्यम से कंपनी आ रही है इंडिया, तो इसलिए इन देशों का नाम आता है। इन देशों में रजिस्टर्ड है कंपनी है, इसलिए इन देशों का नाम आता है कि इन देशों से एफडीआई आ रही है। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट केस, फ्लिपकार्ट का ये एग्जाम्पल ले लो। फ्लिपकार्ट का अच्छा खासा कंट्रोवर्सी लंबे समय तक चला था। अब फ्लिपकार्ट हमको लगता है इंडियन कंपनी है, इंडियन ओनर्स हैं, इंडियन फाउंडर्स हैं इसके, है ना? और आप नॉर्मली इसका सबसे बड़ा हेडक्वार्टर भी आपका बेंगलोर में है, लेकिन फ्लिपकार्ट रजिस्टर्ड कहाँ है? तो आपको पता चलेगा कि भैया ये तो सिंगापुर रजिस्टर्ड कंपनी है। क्यों ये सिंगापुर में जाके रजिस्टर्ड हुए? ताकि भारत सरकार के टैक्स के जाल से बच सके, टैक्स के सिनेरियो से बच सके। ऐसा ही यूएसए की बहुत सारी कंपनी करती हैं, उसमें गूगल है, फेसबुक है, इनकी बहुत सारी सब्सिडरी यूएसए में अपने आप को रजिस्टर ना करके मॉरिशियस, सिंगापुर, इस यहां पे जाके रजिस्टर करके फिर वापस आती हैं यूएसए में, और ऐसे डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट का ये मिसयूज कर लेती हैं। तो इस लहजे से आप मुझे बताओ, जो इंडिया को कायदे से टैक्स मिलना चाहिए था, क्या वो मिल पाया? क्या यूएसए को जो टैक्स मिलना चाहिए था कायदे से, क्या वो मिल पाया? नहीं मिल पाया। और इस कारण डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के मिसयूज के कारण पूरे वर्ल्ड को इस लॉ के चक्कर में $426 बिलियन का नुकसान होता है हर साल, क्योंकि इतना पैसा टैक्स के रूप में मिल नहीं पाता है वर्ल्ड को, जो ये कंपनियां अपना ये इतना प्रॉफिट बचा ले जाती हैं इसका मिसयूज करते हुए। इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करोगे तो इंडिया को नुकसान होता है $10 बिलियन के आसपास का
ये इतना टैक्स का पैसा इंडिया को नहीं मिल पाता है जब इस चैनल का यूटिलाइजेशन होता है बेसिकली। और इसमें सबसे बड़ा जो लॉस है इस पूरे प्रोसेस में, वो किसका लॉस है? यूएसए का लॉस है। सबसे बड़ा लॉस किसका है? तो यूएसए का लॉस है। अब इसी लॉस को कंपनसेट करने के लिए, इसी लॉस को एलिमिनेट करने के लिए बेसिकली यहां पर एक आइडिया आता है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स का। इस आइडिया को अभी भी मैं शेयर नहीं करूंगा, पहले अब मैं थोड़ा सा और चीजें समझा लूं। पर मैंने इसलिए बोला ताकि दिमाग में रखो तुम कि ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द बेसिक पर्पस टू ब्रिंग ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। पहली रैशनैलिटी समझ में आई? ये समझ में आया ना आपको कि क्या चल रहा है यहाँ पर? अब देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है अपना, एक कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली राउंड ट्रिपिंग का कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट और होता है जिसका मिसयूज होता है इंटरनेशनल ऑर्डर में, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में। इस पर्सपेक्टिव को कहते हैं अपन लोग राउंड ट्रिपिंग। सपोज करो अपन में यहाँ पे इंडिया में रह करके कुछ लोगों ने, मतलब चलो मैं कुछ लोगों का क्या एग्जांपल दूं, चलो कुछ लोगों ने अपना कैरियर सोचा कि कैरियर बनाया जाए बदमाशी में। ठीक है, इन्होंने अपने जीवन के बदमाशी में दे दिए इन्होंने बेसिकली 20-30 साल। ठीक है, और कट्टे के लेवल से बढ़ करके अब ये लोग पहुंच चुके हैं AK-47 के लेवल तक। बड़ी बड़ी फिरौती, बड़ी बड़ी रैंसम इन लोगों के द्वारा यहाँ पर उठाया जा रहा है। और ऐसे करके इन्होंने जमा कर लिए हैं कुछ ना कुछ करके 200-300 करोड़ रुपए, 200-300 करोड़ रुपए जमा कर लिए हैं। अब इनका भर गया बदमाशी से मन। इनका मन है कि भैया इनको चुनाव लड़ना है ना, इनको चुनाव लड़ना है। क्या होता है कि जब आपका कोई भी माफिया, जब बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि अब मजा नहीं आ रहा, चीजें बोरिंग हो चुकी हैं, बहुत गंदी जीवन में बदमाशी, तो अब उनको समाज की सेवा करनी होती है। ठीक है, उनको पहुंचना होता है पार्लियामेंट में फिर। तो उन्होंने कहा कि अब चुनाव लड़ना है मेरे को, और चुनाव जो लड़ना है उसके लिए मेरे को चाहिए पैसा बेसिकली। पर मैं पैसा दिखा नहीं सकता, मैं खर्च तो कर सकता हूं पर इस पैसे को दिखा नहीं सकता। तो मेरे को इस पैसे से लीगल पैसा करना कमाना पड़ेगा। इस पैसे को मेरे को किसी प्रकार से वाइट करना पड़ेगा। अगर जो मैंने इस पैसे को वाइट कर दिया तो मजा ही आ जाएगा, फिर तो मेरे को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर इस पैसे को मैं वाइट कैसे करूंगा? तो सबसे पहली बात, इनको समाज में अपनी छवि भी सुधारनी है। तो इनको विश्वविद्यालय बनवाने होंगे कई सारे, है ना, छवि सुधारने के लिए कि अरे ये तो मंत्री जी का आपका यूनिवर्सिटी है, ये तो मंत्री जी ने आपका बेसिकली कॉलेज बनाया है, ये तो मंत्री जी ने स्कूल बनाया है। लेकिन अगर इस पैसे से मंत्री जी यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल बनाएंगे तो इंडिया में डायरेक्टली, तो सबसे पहले इनकम टैक्स इनके पास आकर के यही पूछेगा कि इतना पैसा तुम लाए कहां से। और जब इनकम टैक्स से पूछेगा तो ये जवाब देने में फेल हो जाएंगे। इसका मतलब ये बना नहीं सकते यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल ऐसे डायरेक्टली, राइट? तो ये कैसे बनाएंगे? तो इन्होंने एक दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया इन्होंने? ये पहुंच गए मॉरिशियस, या फिर ये पहुंच गए मान लो स्विट्जरलैंड, या फिर ये पहुंच गए बेसिकली मॉरिशियस। अब इन देशों का क्या है कि ये देशों को मतलब नहीं है ज्यादा छानबीन से बेसिकली। इन ये इनके पास इनमें कई सारे बैंक्स हैं जिन बैंक्स के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत कम है, जैसे स्विस बैंक्स। स्विस बैंक में जाकर के आप पैसा जमा कराते हो तो ना तो वो आपसे हिसाब किताब पूछेंगे कि आप पैसा कहाँ से लाए कहाँ से नहीं, वो सीधा पैसा आपका जमा कर लेंगे, क्योंकि आप इस पैसे पे उनको एक कमीशन दोगे और ये कमीशन बहुत बड़ा कमीशन होगा जिससे ये बैंक चलेगा, जिससे ये देश को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो इतनी पूछताछ करेंगे नहीं। अब ये मंत्री जी किसी तरीके से अपना 200-300 करोड़ चैनलाइज करके डाले आए स्विस बैंक में। अब स्विस बैंक में डाले आए, ठीक है, पैसा स्विस बैंक में चला गया। अब वहीं पे स्विस बैंक में पैसे के माध्यम से, स्विस बैंक में पैसे के माध्यम से किसी तरीके से अब वहीं पर ये अपने आप को रजिस्टर करा लेंगे, छोटी मोटी कंपनी खोलेंगे। छोटी मोटी कंपनी खोल करके शुरुआत में उसका ग्रोथ जो है बेसिकली वो कंट्रोल दिखाएंगे ऑन पेपर, लेकिन बहुत ही जल्दी दिखेगा कि ऐसी कंपनी बहुत जल्दी ग्रो हो गई और अब वो एक्सपेंड करना चाहती है। एक्सपेंड करना चाहती है तो वो उसका ओरिजिन मॉरिशियस या स्विट्जरलैंड है। और अगर मॉरिशियस या स्विट्जरलैंड है तो इन मंत्री को तो लड़ना तो चुनाव इंडिया का ही है। तो उन्होंने कहा कि चलो अब देश सेवा करने का टाइम आ गया, क्यों ना इन्वेस्टमेंट करी जाए इंडिया में जाकर के। अब इंडिया में जाकर के इन्होंने कंपनी को जब स्टेब्लिश करना चाहा तो भैया अब तो ये मॉरिशियस बेस्ड कंपनी है, और मॉरिशियस बेस्ड कंपनी है जिसके ओनर कोई और भी हो सकते हैं। ठीक है,
जरूरी नहीं है कि खुद हो, किसी और के नाम पे भी ये पैसा हो सकता है। तो अब यहाँ पे इंडिया में ये पैसा लाए, उन्होंने कहा कि मेरे को कंपनी रजिस्टर करनी है। इस तरीके से कंपनी स्टैब्लिश जब करनी है तो भारत सरकार ने कहा कि आपका स्वागत है, क्योंकि आप हमारे यहाँ पे आके जॉब देंगे वगैरह ये सब काम करेंगे। इन्होंने यूनिवर्सिटी डाल दी, इन्होंने कंपनी डाल दी एक दो, और भारत सरकार ने भी इनको पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि ये काम कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि काला पैसे से ये सब खोला जा रहा है। तो इस तरीके से स्विट्जरलैंड मॉरिशस के माध्यम से पैसा जो चैनलाइज होकर के इंडिया में आया, और इंडिया में आने के बाद इस तरीके से अब यूनिवर्सिटी और कंपनी खोल पाने में ये सेम व्यक्ति सक्सेसफुल हो गए, जो जिन्होंने अपना जीवन बदमाशी से कैरियर में बनाया था, और इतना पैसे इकट्ठा करने के बाद डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट कर नहीं पाए थे। बेसिकली वही पैसा घुमा करके ये राउंड ट्रिपिंग इन्होंने करवा दी, और इंडिया में आकर के इस पैसे को पूरा वाइट कर दिया। अब इस पैसे से जो भी कमाई होगी वो बेसिकली अब इस व्यक्ति की होगी, ये चुनाव भी लड़ पाएगा, ये सब कर पाएगा। इस तरीके से पूरा का पूरा ब्लैक मनी वाइट कर दिया जाता है यहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ इन देशों के वजह से, जो ये छोटे छोटे देश अपने यहाँ पे रूल्स को स्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। चलो ये तो ब्लैक मनी वाला फंडा हुआ। और समझो फ्लिपकार्ट वाले एग्जांपल ले लो, है इंडिया के ओनर, कमाना इनको इंडिया में, कंज्यूमर्स इनके इंडिया में, सब इंडिया में, लेकिन ये इंडिया में रजिस्टर नहीं करेंगे क्योंकि इनको टैक्स नहीं देना। ये जाएंगे सिंगापुर, सिंगापुर में जब ये जाएंगे और सिंगापुर में जाके अपने आप को रजिस्टर करेंगे, तो ये सिंगापुर में जाके रजिस्टर करके फिर इंडिया आएंगे अपना ब्रांच खोलने। तो इन्होंने क्या करा, डायरेक्ट इंडिया में क्यों नहीं खोला, इन्होंने पहले सिंगापुर गए, और सिंगापुर गए तो फिर यहां पर फिर ये वापस इंडिया आए, तो इन्होंने एक पूरा चक्कर लगा लिया। और इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग राउंड ट्रिपिंग मेथड। सिंगापुर इसलिए गए ये क्योंकि वहां पे 2 से 3% टैक्स लग रहा था बस, या 5% टैक्स लग रहा था बस कंपनी के ऊपर, तो इसलिए भारत में टैक्स देने से बचने के लिए इन्होंने जाके सिंगापुर में खुद को रजिस्टर कराया, और इस तरीके से राउंड ट्रिपिंग करके आए, और यहाँ पर ये इस तरीके से इन्होंने चीजें करी। तो अब डबल टैक्स एग्रीमेंट का आप देख रहे हो कि अपने इंडियन ओनर्स भी मिसयूज कर रहे हैं, बाहर की कंपनियां भी मिसयूज कर रही हैं, और इससे जो हमारा ड्यू टैक्स है गवर्नमेंट का वो बेसिकली कलेक्ट हो नहीं पा रहा। और इससे सबसे ज्यादा जो परेशान देश है, वो सबसे ज्यादा परेशान देश यहाँ पर यूएसए है बेसिकली। ठीक है, ब्लैक मनी को तो एक बार आप कंट्री के साथ डील करके स्विस बैंक से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि भारत से आके किसने क्या जमा कराया था, तो ऐसे ब्लैक मनी को ट्रैक किया जाता है। लेकिन ये तो लीगल ही है ना, ये तो लीगल है। डीटीए का मिसयूज, ये राउंड ट्रिपिंग दूसरा वाला, ये तो एकदम लीगल है, डीटीए की वजह से हो रहा है, ये तो इसमें कोई लीगल काम तो नहीं कर रहा। तो ऐसे यहां पर मिसयूज किया जाता है बेसिकली इस पूरे कॉन्सेप्ट का, लूप होल का। अब अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको एकदम क्लियरली, तो अब आपको ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आया इतना कॉन्सेप्ट? प्लीज कंफर्म इट, इतना समझ में आया क्या भाई सभी को ये बात? व्हाट इज ग्लोबल, ये चल क्या रहा है अभी पूरे इंटरनेशनल सिनेरियो में, ये बात समझ में आया? तो अब मैं ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स का फंडा समझाता हूं आपको। तो मैं यहाँ पे कुछ बातें लिखता हूं ताकि ये बातें हमें ध्यान में रहे। तो इसमें सबसे पहले G7 ने ये कहा है कि ऑल द कंट्रीज हैव टू एग्री, ऑल द कंट्रीज हैव टू एग्री टू इम्पोज, टू इम्पोज मिनिमम, मिनिमम 15% कॉर्पोरेट टैक्स। यानी कि सीधा इन टैक्स हेवन कंट्रीज को ये कहा है कि आप जो 2 से 5%, 7% टैक्स लेते हो, इसको टैक्स बढ़ाओ और इसको कम से कम 15% पे लेकर के जाओ, ताकि पूरी दुनिया का जो यहां पर नुकसान हो रहा है $426 बिलियन का अलग अलग सरकारों को, जिससे वेलफेयर का काम नहीं हो पा रहा, जिससे इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ पा रही, और आप अपना प्रॉफिट बढ़ाते चले जा रहे हो, वो कम हो आपका बेसिकली। तो इन्होंने कहा है कि आपके देश में जो भी कॉर्पोरेट आए उनसे आप मिनिमम 15% चार्ज लोगे, और कोई भी कंट्री किसी भी कॉर्पोरेट पे उनके देश में है तो मिनिमम 15% कॉर्पोरेट टैक्स जरूर ले। ये कहा है अमेरिका ने G7 के समिट में, और G7 ने इसको बेसिकली पास कर दिया है। इसका रिपरकशन मैं अभी डिटेल में समझाता हूं। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा है कि इफ एनी कंट्री, इफ एनी कंट्री, if any country fixes tax rate, if any country fixes tax rate below 15%, below 15%,
then difference in tax amount, then difference in tax amount is to be paid by the country, is to be paid by the country which company originally belongs, which company originally belongs, which company originally belongs। तो भाई यही दो लाइन समझने के लिए मैंने आपको इतनी लंबी कहानी सुनाई। मैंने अभी तक की जो अपनी 40-45 मिनट की कहानी सुनाई, वो इसी वजह से मैंने आपको कहानी सुनाई ताकि आप इन दोनों लाइनों को समझ सकें। बेसिकली सबसे पहला, सभी कंट्री मिनिमम 15% कॉर्पोरेट टैक्स लगाना ही लगाना है, और दूसरा कि कोई भी कंट्री अगर 15% से कम लगाती है तो जितना भी वो कम लगा रही है, जैसे 8% लगा रही है तो बचा हुआ 7% वो कंपनी पे करेगी। अभी मैं समझाता हूं क्या है ये, रुको 3 टेबल बनाता हूं मैं, और 3 टेबल के माध्यम से मैं पूरा सिनेरियो समझाता हूं आपको। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो सबसे पहला सिनेरियो 1, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। सिनेरियो 1 में मान लो कोई कंपनी है एबीसी, राइट, कोई भी कंपनी है एबीसी। इसके ओनर कौन है? इसके ओनर बेसिकली अमेरिकन हैं। कैसे पता चलेगा ओनर अमेरिकन हैं? भैया जहां की सिटीजनशिप होगी ओनर की, वहीं का वो व्यक्ति होगा, ठीक है। सो अगर इसके ओनर अमेरिकन हैं, ये क्या करता है, ये अपनी कंपनी को अमेरिका में रजिस्टर नहीं कराता है, ये अपनी कंट्री को सपोज करो मॉरिशियस में जाके रजिस्टर कराता है, मॉरिशियस में जाके रजिस्टर कराता है। अब मॉरिशियस में जाके अगर ये अपनी कंपनी को रजिस्टर कराता है, ठीक है, और इस कंपनी का एनुअल प्रॉफिट, इस कंपनी का एनुअल प्रॉफिट जो होता है मॉरिशियस में, वो $100 बिलियन के आसपास होता है। प्रॉफिट $100 बिलियन के आसपास होता है। तो इस कंपनी की मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी कितनी रहेगी, कितना इस कंपनी को मिनिमम टैक्स देना है, समझते हैं। यूएसए, ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं मॉरिशियस, ठीक है, फिर यहां पे मैं लिखता हूं यूएसए, और यहां पे मैं लिखता हूं मॉरिशियस, राइट। यूएसए में टैक्स रेट कितना है, यहां पे लिखता हूं मैं टैक्स रेट, और इसको अपन ऐसे बंद कर देते हैं, और यहां पे मैं लिखता हूं टैक्स पेड। टैक्स पेड क्या है ये कॉलम अभी समझ में आ जाएगा, इसको मैं ऐसे बंद कर देता हूं, ठीक है। यूएसए में अगर ये कंपनी रजिस्टर होती तो यूएसए का टैक्स स्लैब है 28% का, कॉर्पोरेट टैक्स पे 28% यूएसए चार्ज करेगी, मान लो सपोज अगर तो। और मॉरिशियस टैक्स लगाती है कितना, मॉरिशियस टैक्स लगाती है केवल और केवल मान लेते हैं हम लोग, मॉरिशियस टैक्स लगाती है अपना मान लो 8% टैक्स लगाती है, 8% ही टैक्स लगाती है। लगाना कितना था मॉरिशियस को टैक्स, 15%। लेकिन अगर उसने 15% टैक्स नहीं लगाया तो कितना परसेंटेज उसने कम लगाया है 15% से, 7% उसने कम लगाया है 15% से टैक्स, ठीक है। तो 8% टैक्स अगर मॉरिशियस ने लगाया है, और एनुअल प्रॉफिट कंपनी का $100 बिलियन है, तो $100 बिलियन का 8% कितना होगा, $8 बिलियन। तो मॉरिशियस को ये कंपनी XYZ एबीसी कंपनी ये कितना पे करेगी मॉरिशियस को, $8 बिलियन। और क्या इस केस में अमेरिका को भी कुछ पैसा मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। अगर इसने 15% नहीं लगाया, 15% से 7% कम लगाया, तो ये एक्स्ट्रा पैसा, अगर ये कंट्री लॉ नहीं मान रही है, तो ये 7% एक्स्ट्रा पैसा ये कंट्री को यानी कि मॉरिशियस को देना पड़ेगा यूएसए को। तो इस सिनेरियो में अगर ये 8% ही रखती है अपना यहाँ पे टैक्स स्लैब, तो ऐसे में 7% यानी कि $7 बिलियन यूएसए को पे करना पड़ेगा मॉरिशियस के द्वारा, क्योंकि उसने 15% मिनिमम टैक्स को इम्पोज अपने यहाँ पर नहीं किया है। तो यही सिग्निफिकेंस है हमारा यहाँ पर इस दूसरी लाइन का, जो दूसरा लाइन हमने यहाँ पे लिखा है कि इफ एनी कंट्री फिक्सेस टैक्स रेट below 15%, then difference in tax amount is to be paid by the country which company originally belongs। समझ में आ गई दूसरी बात क्या कह रही है, दूसरी चीज। सेकंड कॉन्टेक्स्ट समझ में आया आपको एक ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स का। सेकंड, तो यही पराग यहाँ पे
फोर्स किया जा रहा है इन कंट्रीज को अपना टैक्स स्लैब बढ़ाने के लिए। आप या तो पे करें या तो आप 15% रख ले, ये लॉजिक है। अब मान लो यही केस मैं उठाता हूं, यही केस मैं उठाता हूं आपका इंडिया के केस में, ठीक है। इंडिया के केस में अगर मैं केस उठाऊं तो 28% यूएसए का है, और कंपनी को इस बार मैंने रजिस्टर कहाँ कराया है, रजिस्टर्ड है वो इंडिया में आकर के, पर कंपनी एबीसी के ओनर कहाँ के, ओनर है अमेरिका के, सेम कंडीशन है, ठीक है। प्रॉफिट $100 बिलियन है, सब कुछ सेम है। और इंडिया में टैक्स स्लैब है 21%। 21% इंडिया टैक्स पे कलेक्ट करता है अपने यहाँ पे, और यूएसए कलेक्ट करता है 28%। क्या ये 21% 15% से ज्यादा है? यस, 15% से ज्यादा है। कितना टैक्स पे करेगी फिर कंपनी इंडिया को? $21 बिलियन। यूएसए को कितना मिलेगा इस केस में? जीरो, क्योंकि यहाँ पर 15% से ज्यादा है, कोई डिफरेंस नहीं है टैक्स के अमाउंट में, 15% से कम नहीं है, तो जीरो इनको मिलेगा, $21 बिलियन इंडिया को मिलेगा। तीसरा केस, कोई एक ऐसा देश है जिसने 15% टैक्स लगा रखा है, 15% टैक्स लगा रखा है, तो 15% टैक्स पे यूएसए को मिलेगा जीरो, और $15 बिलियन यहाँ पे मिल जाएगा उस देश को जिसने मिनिमम 15% टैक्स लगा रखा है। लेकिन अगर किसी देश ने 10% टैक्स लगा रखा है, तो फिर इस केस में $10 बिलियन उस कंट्री को मिलेगा, और फिर उस कंट्री को $5 बिलियन, क्योंकि 5% कम है, यूएसए को देना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट के साथ ये आया है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। यानी कि आप 15% से ज्यादा तो लगा सकते हो, पर 15% से कोई भी कंट्री कम टैक्स नहीं लगा सकती है। और इस तरीके से टैक्स हेवन कंट्रीज के ऊपर अटैक किया है यहाँ पर यूएसए ने और G7 ग्रुप ने, क्योंकि इन्हीं देशों की मैक्सिमम कंपनीज हैं जो छोड़ छोड़ करके अपने आप को जाके रजिस्टर करती हैं यहाँ पर टैक्स हेवन कंट्रीज में, और इस तरीके से यूएसए और G7 ग्रुप का अच्छा खासा टैक्स लॉस हो जाता है। तो कंपनीज को डिसएनकरेज करने के लिए, कंपनी को डिमोटिवेट करने के लिए इन देशों के ऊपर ये मिनिमम टैक्स इन्फोर्स किया जा रहा है, और इसी मिनिमम टैक्स का नाम है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। डू यू अंडरस्टैंड इट? बिफोर एक्सप्लेन, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ इसका इम्पैक्ट, बट डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स? एवरीवन एकदम क्लियर है क्या है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स? प्लीज रिप्लाई फास्ट। इज इट परफेक्टली क्लियर? ठीक है, राइट। अब इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट पोर्शन में, और चीजें समझते हैं, इसका एडवांटेज समझते हैं और इसका डिसएडवांटेज समझते हैं। तो अब तो फिर हम कंक्लूड कर लेंगे कि हमारा टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा। तो मैं बताता हूं आपको रैशनल क्या है इस टैक्स को लाने के पीछे। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या ये न्यूज इंपॉर्टेंट है? मतलब क्या ये पूरे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को इम्पैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? पूरा ये हर एक देश को इम्पैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी से प्रभावित होगी कि नहीं होगी? पूरी ग्लोबल इकोनॉमी से प्रभावित होगी, राइट। ठीक है, बस ये एक्सप्लेनिंग के पर्पज से समझाया मैंने, ठीक है। इसमें नोट जैसा कुछ नहीं है, बस ये नोट कर लीजिए, करना है अगर तो फिर हम आगे बढ़ो। डन, राइट। चलिए, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो व्हाट इज रैशनल ऑफ ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स? लेट्स अंडरस्टैंड इट। अब मैं समझाता हूं आपको जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि कैसे हिडन इंटरेस्ट होते हैं इन गोल्स के पीछे वो अब हमें समझ में आएगा। सबसे पहला रैशनल है इसको लाने का आपका, क्योंकि यूएसए में जॉय बाइडेन को टैक्स बढ़ाना है। प्रपोज टैक्स हाइक्स इन यूएसए। देखो क्या है, समझाता हूं उसको मैं। प्रपोज टैक्स हाइक्स इन यूएसए। देखो डोनाल्ड ट्रंप के समय पे क्या हुआ था। देखो 2008 में मंदी आई थी दुनिया भर में, हम सबको पता है। और 2008 की मंदी के बाद दुनिया भर में, स्पेशली अमेरिका तो बहुत प्रभावित था मंदी से, जितना भारत तो उतना नहीं था, लेकिन अमेरिका बहुत ज्यादा इंपैक्टेड था। तो दुनिया भर में जो ये मंदी आई थी, बेसिकली उस मंदी के आने के बाद पूरा वर्ल्ड यहाँ पे कोशिश कर रहा था कि रिकवरी करी जाए तेजी से। और रिकवरी होगी कैसे? रिकवरी तभी तो होगी जब नए नए इन्वेस्टमेंट होंगे। अब इन्वेस्टमेंट नए नए कैसे होंगे? नए नए इन्वेस्टमेंट तभी होंगे जब आप उनको एंकरेज करो, बढ़ावा दो। तो ट्रंप ने क्या किया था, अमेरिका में जो 35% लगता था एक समय पे कॉर्पोरेट टैक्स,
उस 35% कॉर्पोरेट टैक्स को घटा करके डोनाल्ड ट्रंप ले आया था 21% के ऊपर। ठीक है, 21% के ऊपर ये टैक्स घटा करके लेके आ गया था। अब बताओ, टैक्स घटेगा तो क्या इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होंगे कि नहीं होंगे? तो इस चीज ने इन्वेस्टमेंट को बहुत अट्रैक्ट किया, बहुत सारे बिजनेस अमेरिका में जाके एस्टेब्लिश हुए। भाई अमेरिका जैसे देशों में कम टैक्स लगे तो इससे बढ़िया किसी बिजनेस के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। इतनी सिक्योरिटी, इतनी फैसिलिटी, कोई भी कंपनी अमेरिका में जाके सेटअप होना चाहेगा। तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ी, यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ी। उसी के बाद अमेरिका इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म कर ही रही थी, दुनिया की इकोनॉमी भी संभल रही थी। उसी के समय पर ये आपका कोविड वायरस आ गया, कोरोना वायरस आ गया, जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चपेट में ले लिया अपने। राइट, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अपने चपेट में ले लिया। और ऐसे में उस समय पर हमारी जीडीपी से ज्यादा ट्रंप ने एक्सपेंडिचर किया था इस पहले लॉकडाउन के दौरान। तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट का जो ट्रेजर था, गवर्नमेंट का जो अपना खजाना था, वो गवर्नमेंट का खजाना बेसिकली काफी डाउन हो गया पिछले एक्सपेंडिचर की वजह से। और यूएसए कोविड से अभी भी संभल रहा है। तो यूएसए कोविड के इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को रन करने के लिए, वहां की गवर्नमेंट इन्वेस्ट करना चाहती है अपनी इकोनॉमी के अंदर। पर गवर्नमेंट के पास पैसा भी तो होना चाहिए इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो उनका एक, जॉय बाइडेन का एक प्रोग्राम है 2 ट्रिलियन प्रोग्राम। भाई हमारी जीडीपी है 2.9 ट्रिलियन की, और हमारी पूरी जीडीपी के लगभग लगभग बराबर पैसा वो अपनी इकोनॉमी में वहां की सरकार खर्च करना चाहती है, ताकि वहां के लोगों में एक कॉन्फिडेंस लाया जा सके कि इकोनॉमी सही है, रिकवर हो जाएगी, हम सपोर्ट कर रहे हैं सबका, अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता देंगे हम लोग सबको, सब मिलेगा। तो इसके लिए 2 ट्रिलियन प्रोग्राम चलाना है उन्हें। पर ये पैसा आए कहां से? तो सरकार के इनकम का सबसे बड़ा सोर्स रहता है टैक्स। तो अब उनकी मजबूरी बन चुकी है कि इस 2 ट्रिलियन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए इस टैक्स को बढ़ाएं। नहीं बढ़ाएंगे तो कलेक्शन बहुत कम होगा। तो इसी 21% टैक्स को बढ़ा करके जॉय बाइडेन ले जाना चाहते हैं 28% के ऊपर, ताकि गवर्नमेंट का इनकम रेवेन्यू सोर्स शेयर बढ़े आपका। पर अगर 21 से 28% लेकर के जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि काफी सारी कंपनी यूएस छोड़ने के उतारू हो जाएंगी, कहेंगे कि ये तो ज्यादा टैक्स लग रहा है हमसे। और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कंपनी चली जाए टैक्स हेवन कंट्रीज में, कि हम तो वहीं पर जाके ऑपरेट करेंगे। तो इन्हीं कंपनीज को डीमोटिवेट करने के लिए लाया जा रहा है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, ताकि अगर तुम 15% लगाओ तो कंपनी इतना मोटिवेट ना हो तुम्हारे यहां पे जाने के लिए। रैशनैलिटी समझ में आया कि कैसे 2 ट्रिलियन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, अपना कलेक्शन बढ़ाने के लिए इन कंपनीज को डिमोटिवेट किया जा रहा है कि वो कहीं और ना जाए, पूरी दुनिया के ऊपर ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स इंपोज करके। डू यू अंडरस्टैंड द रैशनैलिटी ऑफ यूएसए? यूएसए का कितना बड़ा इंटरेस्ट छुपा हुआ है इस ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स में, वो समझ पाया? यस, डाउट पूछिए। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज आस्क। डाउट ये होगा मेरे हिसाब से कि 13% का डिफरेंस तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, तो कंपनी तो फिर भी जाएंगी। मुझे लग रहा है कि डाउट शायद यही है। ठीक है, हाँ, वही वाली बात है। तो ये ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि माहौल की बात होती है, इन्वायरमेंट की बात होती है, फैसिलिटीज की बात होती है। 10% टैक्स बचाने के चक्कर में ये कंपनी अगर इसको लॉस कर दें तो वो कंपनी के लिए फायदेमंद सौदा नहीं होता कभी कभी। इसलिए कंपनी 5 से 10% का टैक्स एडजस्ट कर लेती है ऐसे सिनेरियो में। लेकिन जब वो टैक्स का डिफरेंस 20-20% आता है तब बात आती है। दूसरी बात, अगर शुरुआत में 15% इन्होंने मान लिया तो इसको 20% करवाने में भी यूएसए को फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। शुरुआत में एकदम से नहीं बढ़वा सकता ना यूएसए, तो ठीक है, कुछ तो करेगा कम से कम। राइट, तो इसलिए यहां पर सबसे पहले 15%, बहुत दिनों बाद कुछ ही 18 भी हो जाएगा। तो एकदम से रिवॉल्यूशन नहीं आता, धीरे धीरे आता है, और उसी का ये पहला स्टेप है आपका। राइट, तो इस तरीके से अपने 2 ट्रिलियन प्रोग्राम को फंड करने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाना चाहता है यूएसए, 28% ले जाना चाहता है, पर कंपनी छोड़ के ना चले जाए, इसलिए बाकी देशों में भी वो टैक्स को बढ़ाना चाहता है, ताकि कंपनी डिसएनकरेज हो और वहां पे ना जाए। इसी में ये पहला रैशनैलिटी है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स लाने के पीछे।
फिर दूसरा रैशनैलिटी मैंने आपको क्या बताया अभी अभी, टोटल ग्लोब का कितना टैक्स यहां पर लॉस्ट होता है, टैक्स रेवेन्यू कितना लॉस्ट होता है सरकारों का, तो ये लॉस्ट होता है यहां पर 427 बिलियन डॉलर का इन टैक्स हेवन कंट्रीज की वजह से। उसमें सबसे बड़ा लॉस बियर कौन है, सबसे ज्यादा लॉस कौन झेलता है, यूएसए झेलता है। तो इस वजह से यूएसए को लगाना ही था ये। यूएसए की खुद की सबसे बड़ी कंपनियां जो टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, उनके ऊपर भी ये टारगेट कर रही है यूएसए ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स ला करके। जो आपका गूगल है, अमेजन है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सब कंपनियां बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं इसी रास्ते के माध्यम से, बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग के तरीके से। लेकिन ये ना के बराबर टैक्स पे कर रही है यूएसए को, तो इनके ऊपर भी एक अटैक बोला है यूएसए ने, राइट। और दूसरी बात, इंडिया जैसे देशों के लिए भी ये फायदेमंद है, क्योंकि अगर 15% टैक्स मॉरिशियस में लगना है, इंडिया के लिए तो बढ़िया फायदेमंद है। मॉरिशियस में 15% टैक्स लगना है और 20 से 21% टैक्स अगर इंडिया में लगना है कॉर्पोरेट के ऊपर, तो कोई भी कंपनी यहां पर क्या कहेगी, वो क्यों मॉरिशियस के रास्ते आएगी, फिर वो सीधा इंडिया नहीं आने की कोशिश करेगी। और अगर इंडिया आएगी, इंडिया में आके अपने आप को रजिस्टर करेगी अपने आप को, तो सिंपल सी बात है कि वो टैक्स किसको पे करेगी, फिर वो टैक्स पे करेगी भारत सरकार को आपका। तो इंडिया के लिए भी ये फायदे का वो पॉइंट पॉइंट है आपका, क्योंकि हमारा टैक्स तो 15% से ऊपर ही है ना। ये नुकसान किनको है, उनको नुकसान है जिन्होंने अपने देशों में 15% से कम टैक्स रख रखा है। बात समझ में आया। तो अब कोई भी कंपनी क्यों फिर मॉरिशियस जाएगी फिर इंडिया आएगी, 5-6% का गैप, इतना अधिक गैप नहीं है। और हो सकता है हम इसको 21 से, हो सकता है हम कॉर्पोरेट टैक्स 18-19 भी कर दें, अगर हमें अट्रैक्ट करना है और इन्वेस्टमेंट को। Do you get my point? That how it is beneficial for India? समझ में आया, राइट। चलो फिर, तो अब इसके बाद ये सारा सिनेरियो है। अब इसमें बेसिकली दिक्कत ये है कि ये मेनली यूएसए का इंटरेस्ट सर्व कर रहा है। देखो, दुनिया की टॉप 2000 एमएनसीज, दुनिया की 2000 जो टॉप की मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, उसका 30% कंपनी यूएसए की है। 2000 एमएनसी जो बाहर से जाकर के इधर उधर शिफ्ट हो रही है, अच्छा खासा फायदा कमा रही है, उसमें से 30% कंपनी यूएसए की है। तो यूएसए का लार्ज इंटरेस्ट सर्व कर रहा है। दूसरी बात, ये इसको कभी मानेंगे नहीं टैक्स हेवन कंट्री, और स्पेशली डेवलपिंग कंट्री इसको उतना नहीं मानेंगे, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री खुद से अपना इन्वेस्टमेंट करके कंपनी लगाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, वो उनके लिए डिफिकल्ट है, काम है। तो इन टैक्स हेवन कंट्री, डेवलपिंग कंट्री के लिए एफडीआई के ऊपर ये लोग बहुत निर्भर रहते हैं, और इसी के माध्यम से इनकी ग्रोथ होती है। अगर ये लगा देंगे तो इनके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाएगा तो इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी, और ग्रोथ रुक जाएगी तो डेवलपिंग कंट्री और पुअर हो जाएंगे, और डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्री के बीच में गैप और बढ़ जाएगा। तो इसका समस्या ये है। तो इस वजह से डेवलपिंग कंट्री क्यों एक्सेप्ट करेंगे, स्पेशली वो कंट्री क्यों एक्सेप्ट करेंगे जिन्होंने अपने यहाँ पे टैक्स 15% से कम रख रखा है, उनके यहाँ पे तो एफडीआई रुक जाएगा। तो ऐसे सिनेरियो में आप देखेंगे। दूसरी बात, ये सॉवर्निटी के प्रिंसिपल के भी खिलाफ है। सॉवर्निटी का प्रिंसिपल ये कहता है कि हर देश आजाद है अपने आप में, सॉवर्न है। तो यूएसए कैसे डिसाइड कर सकता है किसी भी देश के लिए टैक्स, अपने देश के अंदर क्या टैक्स लगाना है, ये हमारी सरकार डिसाइड करेगी कि क्या, या कोई और देश की सरकार डिसाइड करेगी? तो फिर तो हम अपनी गवर्नमेंट ओरिजिनल चला ही नहीं पा रहे। फिर तो हमारे टैक्स दूसरे गवर्नमेंट अगर डिसाइड करे तो हमारी सॉवर्निटी का क्या? तो इसलिए ये प्रिंसिपल सॉवर्निटी को बहुत ज्यादा वायलेट करता है, अपना ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है आपका। और इस तरीके से अब आप टकराव देखेंगे इस ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में, डेवलपिंग वर्सेस डेवलप्ड कंट्री के बीच में। और ये लड़ाई यहीं पे सॉल्व नहीं होगी, अभी केवल G7 ने पास किया है, ये मैटर जाएगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। और ये समझ लो, ये लड़ाई अब अगले 10 साल तक चलने वाली है, इजिली नहीं होगी। तो एक ये ऐसा करंट अफेयर है जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये लड़ाई इजिली सॉल्व होने वाली नहीं है। नहीं, आधे देश इसको नहीं मानेंगे, आधे देश इसको एनफोर्स करने की कोशिश करेंगे, सिंपल सी बात है। और ऐसे में ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स एज ए कॉन्सेप्ट
हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दिस वाज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, दैट व्हाई वी आर ब्रिंगिंग इट, व्हाट इज द रैशनैलिटी बिहाइंड इट, किसका ये इंटरेस्ट सर्व कर रहा है, इंडिया के लिए ये कैसा है, क्यों इसको लाने की जरूरत है। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। इनफैक्ट ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स एज अ टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़े फिर। एवरीवन, इज इट क्लियर? इज इट परफेक्टली क्लियर? तो ध्यान रखना कि G7 समिट का सबसे बड़ा जो आउटकम है, वो सबसे बड़ा आउटकम यही है, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। दिस इज द बिगेस्ट आउटकम ऑफ G7 समिट, राइट। अब दूसरा, इसके बाद मैंने कहा कि दूसरा टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, जो G7 समिट से निकल के आया है इस बार, वो टॉपिक है अपना बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट। Another very important geopolitical development, build back better world project। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट। तो लेट मी शो यू अ मैप फर्स्ट। ये दिख पा रहा है मैप आप सभी को? इज इट विजिबल टू ईच ऑफ यू? मैप विजिबल है सभी को? कोई दिख रहा है? ठीक है, चलो। तो ये जो आप मैप देख रहे हो, ये है एक्चुअली OBOR का कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट इज OBOR? इट इज टेक्निकली नोन एज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। कौन कमेंट सेक्शन में बताएगा कि ये किसका इनिशिएटिव है? किसका इनिशिएटिव है ये एक्चुअली में इनिशिएटिव है चाइना का। क्या है ये इनिशिएटिव? क्या कहता है ये इनिशिएटिव? आज से 2000 साल पहले, 2000 से 2200 साल पहले, चाइना पूरी दुनिया से ट्रेड करता था सिल्क रूट के माध्यम से। पूरी दुनिया से ट्रेड करता था सिल्क रूट के माध्यम से। सिल्क का ट्रेड उस समय पर सबसे ज्यादा फायदेमंद होता था, इस वजह से नाम दे दिया गया बेसिकली सिल्क रूट। वरना ट्रेड तो बहुत सारी चीजों का होता था। चाइना यहां से ट्रेड करता था यूरोप के एंड तक और अफ्रीका तक। समुद्र के रास्ते से जो चाइना ट्रेड करता था वो मैरीटाइम सिल्क रूट कहलाता था, जो बाद में आया। और जो शुरुआत में आया था वो रोड के रास्ते से चाइना ट्रेड करता था, जिसको अपन लोग सिल्क रोड कहते हैं। और इन दोनों तरीकों के कॉन्सेप्ट को मिला करके ओवरऑल एक आइडिया बनता है सिल्क रूट का आइडिया। तो चाइना कहता है कि जो हमारी पूरी ग्लोरी छुपी हुई थी पास्ट में, जैसे ही ग्लोरी हमारी पास्ट में थी, जितना एक्टिव ट्रेड के माध्यम से हम लोग पास्ट में थे और ग्लोबल लीडर हुआ करते थे, इस वजह से हम वही ग्लोरी को हम रीस्टोर करेंगे और वर्ल्ड को हम फिर उसी तरीके से कनेक्ट करेंगे जैसा सिल्क रूट के समय पे कनेक्टेड था, ताकि दुनिया भर में ट्रेड बढ़ सके और सभी का भला हो सके और हमारा भी भला हो सके और हम ग्लोबल लीडर के रूप में इमर्ज भी हो सके। इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से चाइना कहता है कि हम पूरी दुनिया में नेटवर्क डेवलप करेंगे और उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और इन देशों में रोड बनाने के लिए, रूट डेवलप करने के लिए इनको पैसा देंगे ब्याज के ऊपर। इनका भी डेवलपमेंट होगा और हमारा भी सपना पूरा होगा। इनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम लोन देकर के इनकी लार्जली सपोर्ट करेंगे बेसिकली। तो इस तरीके से चाइना कहता है कि हम यहां से लेकर के जाएंगे ये पूरा रोड और इस तरीके से उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और यहाँ पे फिर ईरान वगैरह होते हुए फिर आपका यहाँ पे यूक्रेन, रशिया, मॉस्को, जर्मनी, फ्रांस, इटली, सबको हम लोग कवर कर देंगे ताकि हम रोड के माध्यम से यहाँ पे पूरा ट्रेड कर पाए। उस समय पे सिल्क रूट के समय पे इंडिया से भी ट्रेड हुआ करता था। तो इंडिया से भी ट्रेड करने के लिए चाइना ने मनाया इंडिया को, लेकिन इंडिया नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि चाइना का जो रोड है वो रोड इंडिया के POK से जा रहा था पाकिस्तान में। तो इसी को कहा सी पैक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और आपको जैसा पता है POK तो हम क्लेम करते हैं, POK तो हमारा है। तो हमारे देश से हमसे बिना पूछे
आप कैसे रोड निकाल सकते हो? चाइना ने इस बात को ऑब्जेक्ट कोई मतलब तवज्जो नहीं दी। उसके बाद इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को बॉयकॉट कर दिया और इंडिया इस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का पार्ट बेसिकली इंडिया एट प्रेजेंट नहीं है। तो इंडिया इसका पार्ट नहीं है, लेकिन चाइना अपना एक्सपेंशन कर रहा है इस रोड के माध्यम से इन सब देशों में, और समुद्री नेटवर्क के माध्यम से। आप देख रहे हैं यहाँ पे साउथ चाइना सी में उसने कितने सारे पोर्ट्स बना करके अपनी तगड़ी पकड़ बनाई है। ये सारा जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये सब पोर्ट वाले रीजन है, और जितने भी देश इस रास्ते में पड़ रहे हैं उन सब देशों में अपनी प्रेजेंस चाइना बनाना चाहता है। जैसे श्रीलंका ही ले लो, श्रीलंका में हम्बन टोटा पोर्ट क्यों लीज पे ले रखा है चाइना ने? ताकि अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग कर पाए ट्रेड के माध्यम से, और इंडियन ओशन में भी वो अपनी पकड़ बना पाए। ऐसी अफ्रीका ले लो, ऐसे ये ले लो। तो एक तरीके से इस पूरे दुनिया के ऊपर ये जो क्षेत्र देख रहे हो आप, इसको कहते हैं हार्टलैंड वाला क्षेत्र, इसको कहते हैं हार्टलैंड वाला क्षेत्र। और एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ हार्टलैंड, उसके हिसाब से जो इस हार्टलैंड को कैप्चर करेगा, यानी कि जो इस रीजन को कैप्चर करेगा, वो इस एरिया में भी, इस दिशा में भी उसका बढ़िया रूल होगा, इस डायरेक्शन में भी रूल होगा बढ़िया, इस डायरेक्शन में भी रूल होगा बढ़िया, इस डायरेक्शन में भी उसकी इंपैक्ट होगी बढ़िया। तो इसमें अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए ये चाइना के द्वारा ये इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी हो जाता है, और ऐसे चाइना अपनी प्रेजेंस बढ़ाता है और हार्टलैंड रीजन पे अपनी पकड़ बना लेता है। और ऐसी थ्योरी कही जाती है कि जो हार्टलैंड पे रूल करेगा वही इंडियन ओशन पे रूल करेगा, वही इंडियन ओशन पे रूल करेगा, क्योंकि वो चारों तरफ से इंडियन ओशन को घेर लेगा फिर। और इसलिए इंडियन ओशन पे को घेरने के लिए भी श्रीलंका में, केनिया में, मालदीव्स में, इंडोनेशिया में चाइना एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स बना रहा है डिफरेंट पोर्ट के माध्यम से, और पूरे इंडियन ओशन के ऊपर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा कहा जाता है जो हार्टलैंड को घेर लेगा वो इंडियन ओशन को राज करेगा, और जो इंडियन ओशन पे राज करेगा वो पूरी दुनिया पे राज करेगा। क्यों? क्योंकि इंडियन ओशन ही वो ओशन है जिसके माध्यम से वर्ल्ड में सबसे मैक्सिमम ट्रेड होता है, और जो मैक्सिमम ट्रेड को कंट्रोल करेगा वो इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा, और जो इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा वो एम्पायर को कंट्रोल करेगा। विदाउट इकोनॉमी देयर इज नो एम्पायर, राइट? इकोनॉमी इज द सुपर स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी इज द फाउंडेशन ऑफ एनी एम्पायर। इकोनॉमी नहीं तो कुछ नहीं। तो इकोनॉमी चाइना की ग्रो कर ही रही है तेजी से, और ऐसे में इंडियन ओशन पे अगर उसने अपनी प्रेजेंस बना ली तो यहाँ पर उसका पूरा दबदबा बनेगा और एक समय पर वर्ल्ड को रेगुलेट कर सकता है। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ चाइना अपनी मजबूती तेजी से इन सभी क्षेत्रों में बनाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आया है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का कॉन्सेप्ट, राइट? वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का कॉन्सेप्ट। तो ऐसे में अब वो पकड़ कैसे बना रहा है, कैसे वो अपनी प्रेजेंस को स्ट्रांगली इंश्योर कर रहा है, इस चीज को समझो। इस बात से चाइना क्या करता है, जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूं मैं श्रीलंका का। श्रीलंका में उसे अपनी प्रेजेंस बनानी है, श्रीलंकन गवर्नमेंट से अपने हिसाब से चीजें करानी है, या श्रीलंका के लैंड में उसे अपने हिसाब से कोई काम करना है, तो वो क्या करेगा? देखो, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के नाम पे चाइना कर क्या रहा है? तो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के नाम पे चाइना बेसिकली कर ये रहा है कि जानबूझ करके वो इन देशों के पास ये प्रोजेक्ट लेके गया और कहा कि आप इस प्रोजेक्ट को अपनाओगे तो आपकी ट्रेड बेटर तरीके से इंटरलिंक होगी, रोड नेटवर्क आपका बढ़ेगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट करोगे तो रोजगार जनरेट होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, फिर उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इनकम आएगा, टैक्स लेना आप, और लॉन्ग रन में आप हमारा पैसा लौटा देना। जैसे जैसे आपका पैसा आते जाए इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, कमा लो आप पैसा तो हमें लौटा देना। ठीक है, देश कहते हैं इसमें क्या बुरी बात है, वैसे भी हमें लोन की तो जरूरत है ही। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से अगर हम लोन लेने जाते हैं तो ये रखते हैं बहुत सारी शर्तें कि तुम अपनी इकोनॉमी में ये चेंज करो, वो चेंज करो, फलाना चेंज करो। चाइना कहता है कि हमारे पास आओ तुम, हम तुम्हें देंगे लोन, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा हाई इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन हम शर्त कुछ भी नहीं रखेंगे। हाई इंटरेस्ट रखेंगे पर शर्त हम कुछ भी नहीं रखेंगे तुम्हारे सामने। अब क्या होता है, अगर देश लोन नहीं भी ले रहे हैं तो चाइना क्या करता है कि उन देशों को आइडेंटिफाई करता है जिन देशों में बेसिकली थोड़ा सा गवर्नमेंट के करप्ट होने के चांसेस हैं, जैसे श्रीलंका ले लो। अब ऐसे में गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को रिश्वत दी जाती है चाइना के द्वारा,
कुछ करोड़ रुपए तुम्हारे खाते में जमा करा देंगे, तुम तो लोन चाइना से ही आके लो। अब इनकी सरकार इनकी पब्लिक को कहती है कि भाई वर्ल्ड बैंक IMF शर्त रख रहे हैं, चाइना हमारा बढ़िया दोस्त है, तो हम क्यों ना चाइना से ही ले, और चाइना हमारी काफी मदद कर रहा है, और चाइना जैसा स्ट्रांग हमारे लिए अच्छा है इंडिया को बैलेंस करने के लिए, इंडिया हम पे अपनी दादागिरी ना चला पाए, इसलिए चाइना का साथ हमारे लिए जरूरी है। ऐसी ऐसी बातें आती हैं, और ऐसे करके श्रीलंका के गवर्नमेंट लोन ले लेती है चाइना से। अब क्या होता है कि लोन ले लेती है, तो ये लोन होते हैं भैया ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन। पाकिस्तान के साथ भी यही हो रहा है, ये होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन। अब ये ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन, पैसा ले लिया वो बड़ी बात नहीं है, पैसे को टाइमली खर्च करना, और टाइमली खर्च करके प्रोजेक्ट्स डेवलप करना, ताकि जल्दी से जल्दी रिटर्न आ पाए, ताकि जल्दी से जल्दी तुम पैसा लौटा पाओ, तब तो तुम डेवलप हो सकते हो, तब तो सही है ये सब। लेकिन पैसा ले लेना, पैसा मिल जाना केवल बड़ी बात नहीं होती। तुम्हें पता है हमारे देश में प्रोजेक्ट जो भी पास होते हैं, आज पास हुआ है कि 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको कंप्लीट होने में 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं। भारत जैसे बड़े देश में ही हो रहा है, तो चाइना और जो श्रीलंका जैसे देशों की तो छोड़ ही दो, जहां पे करप्शन ज्यादा है। तो भाई पैसा रुका रह गया 15 साल 10 साल, लेकिन उस पर हाई इंटरेस्ट लगा हुआ है, ब्याज अच्छा खासा बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, टारगेट पूरा हुआ नहीं। चाइना ने प्रेशर बनाया अब श्रीलंका के ऊपर कि लाओ भाई तुम पैसा लौटाओ यार, हमने तुम्हें काम दिया था, तुम कर तो रहे हो नहीं सही से, तुम हमें इंटरेस्ट अच्छा खासा पे करो, जल्दी से जल्दी पे करो, और पैसा भी पे करो जल्दी से। अब श्रीलंका बेचारा लाचार, कहां से पैसा पे करे, कहां से वो पैसा पे करे। अब वो किसी दूसरे देश से लोन लेने जाएगा, भारत के पास जाएगा, हमें लोन दे दो। अब भारत से लोन लेने जाएगा तो इंटरेस्ट इतना है कि ये लोन लेकर के अब इसका पैसा वो चाइना को देगा लोन लेकर के। जैसे पाकिस्तान लोन लेकर के सऊदी से चाइना को देता है, सऊदी जब मांगता है तो चाइना से लोन लेकर के सऊदी को देता है। पाकिस्तान की हालत ये हो रखी है, ऐसी श्रीलंका की हालत हो गई। लोन लिया, उससे चुकाया, इस लोन पे भी इंटरेस्ट है, फिर लोन लिया चाइना से, इंडिया को चुकाया, इंटरेस्ट लगा, फिर लोन लिया, चाइना को चुकाया, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ हुआ नहीं, फंस गया ये डेब्ट ट्रैप में। इसी ट्रैप को कहते हैं अपन लोग डेब्ट ट्रैप। चाइना ने कहा कि हम दयालु नेशन है, हमें दया आ रही है तुम्हारे ऊपर, तो कोई बात नहीं, तुम आराम से पे कर देना, इंटरेस्ट आराम से पे कर देना, हमें बस ये तुम्हारा पोर्ट चाहिए, हमें बस तुम्हारी जमीन चाहिए, यहां पे आकर के हम अपनी नेवी स्टेब्लिश करना चाहते हैं, नेवी की प्रेजेंस हम लोग यहाँ पे आके बनाना चाहते हैं। ऐसे कर करके उसने नेवी की प्रेजेंस इंडियन ओशन में, जैसे पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में, केनिया के पास, श्रीलंका के पास बनाना चालू किया है, नेवी प्रेजेंस बनाना चालू किया। और जब ऐसा बनाता है वो, तो ऐसा करके पूरा एक नेटवर्क बनता है, जिस नेटवर्क के माध्यम से उसने पूरे इंडिया को घेर लिया है, अलग अलग पोर्ट बना के इन देशों को डेब्ट ट्रैप में फंसा के, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का सपना दिखा के, और वही वो चीज इस रीजन में भी कर रहा है, और ऐसे वो हार्टलैंड को भी कंट्रोल कर रहा है, और ऐसे वो अपना इंडियन ओशन को भी कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और इस तरीके से ये जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, ये यहाँ पर चाइना का जो ग्लोबल वर्ल्ड को रूल करने का जो विजन है, उसको एम्पावर कर रहा है। और इसलिए वन बेल्ट वन रोड अब एक थ्रेट की तरह बन चुका है उन देशों के खिलाफ जो देश चाइना की आइडियोलॉजी से यहाँ पर एग्री नहीं करते। और इसी को काउंटर करने के लिए यहाँ पर ये नया अपना प्रोजेक्ट आया है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट। इज इट क्लियर? समझ में आई ये बातें? कोलकाता नहीं होगा कोलकाता में, क्योंकि इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया है। डू यू अंडरस्टैंड द रैशनैलिटी बिहाइंड इट? ठीक है, चलो फिर। तो अब इसके बाद यहां पर ये है क्या, बिल्ड बैक बेटर प्रोजेक्ट। तो यहां पे मैं लिखता हूं, लिख लेना इसको। सो राइट डाउन विद मी दैट इट इज एन एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। सो राइट डाउन इट इज एन infrastructure plan conceptualized by G7 nations to narrow the $40 ट्रिलियन अमाउंट। देखो तुम जरा सा, 2.9 ट्रिलियन डॉलर की अपनी इकोनॉमी है,
ठीक है, $40 ट्रिलियन, वो भी कब तक, अगले 14 सालों में, बाय 2035, टू केटर द नीड्स ऑफ, समझाता हूं मैं ये क्या है अभी, टू केटर द नीड्स ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड, टू केटर द नीड्स ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड, to cater the needs of developing world. So write down, it is an alternative infrastructure, it is an alternative infrastructure initiative to counter China's Belt Road Initiative. Belt Road Initiative, ठीक है. Next point, it works on the principle of transparency and inclusion, and respects environmental and labor laws. तो इनका कहना है G7 ग्रुप वालों का कि भाई हम चाइना की तरह बिहेव नहीं करेंगे, हम ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, अपना जो भी काम करेंगे, और डेवलपिंग वर्ल्ड को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जो डेब्ट ट्रैप वाला इशू है उनसे हम बाहर निकालेंगे उनको, और अगर डेवलपिंग वर्ल्ड को जरूरत है लोन की, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, तो हम इसके लिए 2035 तक $40 ट्रिलियन का एक पूरा सेटअप करेंगे. G7 नेशंस के द्वारा ये किया जाएगा ताकि डेवलपिंग वर्ल्ड चाइना जैसे देशों की वजह से डेब्ट ट्रैप में ना आए. और ये इस तरीके से, इस माध्यम से चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के ऊपर सीधा अटैक कर दिया है इन 7 देशों ने जो चाइना की आइडियोलॉजी से अपनी आइडियोलॉजी शेयर नहीं करते हैं. और इंडिया का एज अ चीफ गेस्ट प्रेजेंस होना और चाइना के साथ उसके रिलेशन किस प्रकार के हैं वो हमें समझ में आता है यहाँ पर. तो उस लिहाज से एक बहुत बड़ा यहाँ पर ये डेवलपमेंट है $40 ट्रिलियन का, जिसके माध्यम से चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के ऊपर सीधा अटैक कर दिया यहाँ पर इस G7 ग्रुप ने. चाइना ने इसके रिएक्शन देते हुए सीधा ये कहा है कि कुछ मुट्ठी भर देश पूरा ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर डिसाइड नहीं कर सकते. आप में ना तो कैपेसिटी है और ना ही आप यहां पर किसी भी तरीके से पूरे ग्लोब का लीडर बन सकते हैं. ये 7 देश, हम मल्टीलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर को फॉलो करते हैं और जिस देश का जैसा मन होगा वो वैसा करेगा. आप उस पर अपनी मर्जी नहीं चला सकते. कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट आया है चाइना की तरफ से. लेकिन डेवलप्ड कंट्री ने कहा है कि वेस्ट ब्लॉक, यूएसए, यूरोप पीछे रह गया. हम अपनी गलती मानते हैं, इस वजह से चाइना को इस तरीके का इनिशिएटिव लेने का मौका मिला. लेकिन अब हम अपनी गलती रियलाइज कर चुके हैं और डेवलपिंग वर्ल्ड की सहायता के लिए हम किसी भी मोमेंट पे खड़े हैं. और हम जो करेंगे वो ट्रांसपेरेंसी के साथ करेंगे. जो कंट्री है उसके लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करेंगे, उसकी सॉवर्निटी की रेस्पेक्ट करेंगे, उनके लेबर लॉ, एनवायरमेंटल लॉ की रेस्पेक्ट करेंगे, और तब जाकर के हम इन्वेस्ट करेंगे हम उसमें. तो इसी प्रोजेक्ट का नाम है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट, जो यहाँ पे लाया गया है चाइना को काउंटर करने के लिए. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट. इज इट क्लियर, राइट? Okay, so now let's see other outcomes of G7 summit. 2-4 और पॉइंट है, बता देता हूं मैं. Then we are going to end the session. So what are the other outcomes of G7 summit? Okay, so ठीक है. लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको रिजॉर्ट का नाम बताया था जहां पे ये सारे लीडर मिले. इस रिजॉर्ट में इन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया है. इस डिक्लेरेशन का नाम है कार्बिस बे डिक्लेरेशन. ये भी G7 आउटकम समिट का ही नतीजा है. क्या है ये? तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा, इन्होंने क्या प्रॉमिस किया है इस डिक्लेरेशन में? G7 कंट्री जो है वो डोनेट करेगी. कितना डोनेट करेगी? 1 बिलियन कोविड वैक्सीन, 1 बिलियन डोजेस ऑफ कोविड वैक्सीन
किसको? जो गरीब देश हैं उनको। अच्छा एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखो भाई, 1 अप्रैल 2021 का डेट अगर रखोगे ना तुम, तो मैं बहुत समझाता हूँ कि डिप्लोमेसी कैसे होती है बेसिकली यहाँ पे। मतलब कैसे ये केवल सेल्फ इंटरेस्ट होता है कंट्री को और कुछ नहीं होता है। कंट्रीज इंटरेस्ट इज सुप्रीम इंटरेस्ट, और अगर उसमें कुछ नहीं है कंट्री के इंटरेस्ट में तो सब दिखा, तो वो कोई भी कंट्री परस्यू करती नहीं है। देखो 1 अप्रैल 2021 तक दुनिया कोविड से जूझ रही थी। वैक्सीन आ चुके थे लगभग अक्टूबर नवंबर के बाद से। अक्टूबर नवंबर के बाद से जनवरी से प्रोडक्शन बहुत धड़ल्ले से चालू हो गई थी इंडिया में भी। और इस दौरान कुछ 77 मिलियन डोजेस इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट कर रही थी। और कुछ, ये ऊपर नीचे हो सकता है ये आंकड़ा, पर इतना ही है लगभग लगभग 54 मिलियन डोजेस इंडिया डोमेस्टिक यूज में ला रही थी बेसिकली, या वाइस वर्सा, आई एम नॉट श्योर, बट इतना इसी रेंज के आसपास डाटा है। यानी कि इंडिया इस पीरियड के दौरान एक्सपोर्ट भी कर रही थी और अपना डोमेस्टिक नीड भी सेटिस्फाई कर रही थी। बता सकते हो यूके और यूएस, यानी कि दुनिया के लिए इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था वैक्सीन, ठीक है। बता सकते हो यूके और यूएस इस दौरान, इनके द्वारा यूके के द्वारा पता नहीं कितना, कुछ 48 या 50 के आसपास होगा। यूएस के द्वारा 164 मिलियन डोजेस प्रोक्योर किए गए थे। बता सकते हो यूएस कितना एक्सपोर्ट कर रहा होगा, यूके कितना एक्सपोर्ट कर रहा होगा परसेंटेज में? एक आइडिया लगाओगे कितना इस समय पे ये दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे होंगे? सो आई विल से इनका एक्सपोर्ट था 0%। इन्होंने एक वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं किया और ये केवल सेल्फ वैक्सीनेशन करने में लगे अपनी कंट्री का। अब जाकर के यूएस ने लगभग 46% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया है। और इंडिया जैसा कंट्री जिसने ये कह लो कि भैया अपना विजन नहीं था दूर तक का, या जो भी था, अपन एक्सपोर्ट करते रहे, उससे अपन ने पैसा कमाया अच्छा खासा। लेकिन अप्रैल के बाद जब सेकेंड वेव आई, तो अप्रैल और मई में और अभी जून में भी वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम जो है वो किस तरीके से पूरे सिस्टम को एक्सपोज करके रख दिया है। हमारी वैक्सीनेशन पॉलिसी हमारी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। लेकिन 46% पॉपुलेशन के लगने के बाद अब ये देश बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम दान करेंगे, डोनेशन देंगे, जब इन्होंने अपना रिजर्व और स्टॉक सारा भर लिया है और इंश्योर कर लिया है कि इनकी पॉपुलेशन बहुत जल्दी हो जाएगी। तो अब उल्टा, जब हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब हमारी नौबत ये आ रही है कि हमें हमें यूएसए इंपोर्ट कर रहा है वैक्सीन। मतलब यूएसए से हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है वैक्सीन, रशिया से हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है वैक्सीन। एक समय पे जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे बेसिकली, बहुत जल्दी हम फिर से एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे, बात अलग है। लेकिन सरकमस्टेंसेस किस तरीके से डेवलप हुए, इसकी को कहते हैं डिप्लोमेसी बेसिकली। जब ये नेशन अपनी नीड सेटिस्फाई कर चुके हैं, तो इन्होंने अनाउंस किया है कि अब हम दुनिया को 1 बिलियन कोविड वैक्सीन बांटेंगे। इसी डिक्लेरेशन का नाम है कार्बिस बे डिक्लेरेशन। डू गेट माय पॉइंट? ठीक है, चलो। इसके साथ साथ और इन्होंने कहा है कि हम क्वाड ग्रुप को स्ट्रेंथन करेंगे। क्वाड क्या है? क्वाड है 4 देशों का ग्रुप, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये चारों देशों ग्रुप जो है चाइना के साउथ चाइना सी में एक्सपेंशन को और इंडियन ओशन में एक्सपेंशन को, ये चारों देश मिल करके अपनी नेवी के माध्यम से टैकल करने का काम करेंगे। इसी ऑब्जेक्टिव को कहा जाता है क्वाड। क्वाड ग्रुप कहते हैं इनको। तो जो क्वाड ग्रुप है बेसिकली, इसको स्ट्रेंथन करने के ऊपर भी G7 ने कमिट किया है। साथ ही साथ ये कहा है कि क्लाइमेट से लड़ने के लिए भी हम डेवलपिंग कंट्री को $100 बिलियन एवरी ईयर देंगे, जिसके माध्यम से क्लाइमेट चेंज को भी टैकल किया जा सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम समिट थे G7 के, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था हमारे लिए ग्लोबल मिनिमम टैक्स, और दूसरा था अपना ग्लोबल मिनिमम टैक्स के बाद दूसरा था अपना बेटर बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट। सो ये था पूरा G7 का एक कंक्लूजन, समिट का कंक्लूजन। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी।
अब आप में से किसी को कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, G7 का कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्यों ये मीटिंग इंपॉर्टेंट रहती है। क्वाड एक ग्रुप है इंडियन ओशन में और साउथ चाइना सी में, चाइना के एक्सपेंशन को रोकने के लिए। तो ये चारों देशों की देश एक्सरसाइज करते हैं, मालाबार एक्सरसाइज, जिसके माध्यम से अगर चाइना इंडियन ओशन में कल को ट्रेड को रोकने की कोशिश करता है, नेविगेशन को रोकने की कोशिश करता है, तो ये चारों देश मिलकर के लड़ेंगे चाइना के खिलाफ। इसी कॉन्सेप्ट का नाम है क्वाड कॉन्सेप्ट। और क्वाड मतलब चार, तो चार देशों का ग्रुप है, इसलिए इसको क्वाड कहते हैं। ठीक है। यूएसए प्राइस क्या देगा, कंपनी ने जो प्राइस डिसाइड कर रखी है वही, फाइजर और मॉडर्ना की जो प्राइस है उसी प्राइस का हमें खरीदना होगा। यूएसए डिसाइड नहीं करता है प्राइस, कंपनी डिसाइड करती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है यूएसए, तो कंपनी के हाथ में डिसाइड करना वहां पे। ठीक है। और कोई डाउट है इस सेशन में किसी प्रकार का, समझ में आए आपको ये जियोपॉलिटिक्स, क्यों G7 समिट इंपॉर्टेंट होता है, क्यों G7 का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि दुनिया भर के लिए फैसले लिए जाते हैं। ये 7 देश मिलकर के पूरा ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर डिफाइन करते हैं, और इसलिए ये टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं। G7 की मीटिंग, G20 की मीटिंग, दैट्स व्हाई दीज टॉपिक्स आर हाईली इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पर्सपेक्टिव एंड फॉर आवर इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर इंटरव्यू पर्पस ऑल्सो। D10 कुछ नहीं है पराग, D10, और इस बार D10 नहीं D11 का कॉन्सेप्ट दिया है। तो D11 कुछ नहीं है, D11 है डेमोक्रेटिक 11 कंट्रीज। तो 7 देश ये जोड़ लो और 4 देश ये जोड़ लो, तो इनको साथ में मिलकर के काम करने की जरूरत है। तो इन्हीं 11 देशों को मिला करके जो होता है, इसी को D11 कहते हैं। D10 क्या था, इसमें साउथ अफ्रीका हटा दो तो ये बन जाता है D10, पर इस बार D10 नहीं D11 का आइडिया आया, क्योंकि इस बार साउथ अफ्रीका भी प्रेजेंट रहा है। तो यही है D11, जिसको यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने ये कहा है कि डेमोक्रेसी जो वर्ल्ड की 11 लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज है, इनको साथ में मिलकर के आने की जरूरत है। तो D11 का भी एक आइडिया आ रहा है इस समिट के माध्यम से। डन। ठीक है। D11 इज नथिंग 7 + 4 these guest countries. Okay, then if there is no doubt, then I'm going to end the session right now. Done everyone? Right?